सो जय हिंद टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट और खास तौर पे एयरफोर्स अग्निवीर के कैंडिडेट्स, या फिर कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूचर एयरमैन के लिए आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर उस एक डिटेल के बारे में किस हिसाब से आपका एयरफोर्स का फेज 2 होगा। जरूरी क्यों है ये वीडियो? बिकॉज आप सभी ने पूरी मेहनत के साथ अपने एयरफोर्स फेज 1 को क्लियर करने की पूरी तैयारी करी थी और आपने एग्जामिनेशन भी दे दिए हैं। एंड आई रियली होप एंड आई रियली प्रे और आपकी भी मेहनत रंग लाएगी और आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होगा। सो जिस भी कैंडिडेट को ये लगता है कि उसका एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है, आई इन्वाइट यू ऑल ऑफ यू कि आप आके हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें जो 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। सो डू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने बैग एंड बैगेज को पैक करें और जल्द से जल्द आ सके। रीजन इसका ये है कि बिकॉज अगर हम पिछले साल की बात करें, जब पिछले वाला एग्जामिनेशन हुआ था, पिछले एग्जामिनेशन में काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो उन्होंने पीएफटी को क्वालिफाई नहीं किया। उसका मेन कारण ये था कि आप लोग तैयारी काफ़ी देर से शुरू करें। अब हमारे चैनल में से किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का अगर आप वीडियो उठा के देखेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि उन्होंने अपने प्रिपरेशन टाइम को काफ़ी अच्छे से डिवाइड किया था। अगर आपने फेज 2 पे तैयारी ऑलरेडी की है, बिकॉज हम लोग लाइव क्लासेस लगातार लेके आ रहे थे हर सैटरडे हर थर्सडे, अगर आपने उसको फॉलो किया है या फिर आप खुद से भी तैयारी करते हुए आए हैं तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर ग्राउंड पे हैं। और अगर नहीं भी किया है देन इट इज माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमारे ऑफलाइन बैचेस को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज के सेशन में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है और किन बातों का आपको ख्याल रखना है और क्या पैटर्न में चेंज हुआ था पिछले साल और उसके पहले के पैटर्न में, जिसको देख के भी कुछ बच्चों को दिक्कतें आई थी, बट डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। अगर हम बात करें सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि एयरफोर्स का फेज 2 मेरिट लिस्ट में क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। सो विदाउट एनी कंफ्यूजन अपने दिमाग से सारे कंफ्यूजन को हटा दीजिए कि एयरफोर्स का जो फेज 2 है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर होने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ उन एग्जामिनेशन के मेजर्स को जस्ट क्रॉस करना है, उसका मेरिट पे कोई असर नहीं बनता। मतलब कि ना आपके एसआरटी के रिस्पॉन्सेस को और ना ही आपके जीडी में बोलने की काबिलियत पे आपकी मेरिट पे कोई असर पड़ेगा। जो भी मेरिट बनेगी, जो आपने रिटन का एग्जामिनेशन दे दिया है उसके बेसिस पर ही बनेगी। सो मेक श्योर कि आपके पास एक थोड़ा सा लीड 2-3 नंबर का ज्यादा हो कट ऑफ से, ताकि आपको मेरिट लिस्ट की चिंता न रहे। अब बात करते हैं हर एक स्टेप के बारे में। सबसे पहला टेस्ट जो आपका फेज 2 में होगा, वंस यू विल रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव सेंटर, जो आपके रिस्पेक्टिव सेंटर रहेंगे, आपके एडमिट कार्ड के हिसाब से पता चलेगा। सेंटर पे रिपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपका हल्का सा डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत लाइट डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज्यादा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। आपको पीएफटी कराया जाएगा। पीएफटी का मतलब है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 4 पैरामीटर है। द फर्स्ट वन इज 1600 मीटर रेस। 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट के अंदर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप अच्छे खासे सेफ साइड में हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब कि कोई इंसान अगर 4 मिनट के अंदर रेस कंप्लीट कर रहा है या फिर कोई इंसान अगर सिर्फ 6 मिनट 29 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर रहा है, दोनों इंसान क्वालिफाइंग है। ना पहले वाले को एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे और ना ही दूसरे वाले को कम नंबर मिलेंगे। सो आपको हमेशा, बट हाँ इस बात को ख्याल रखें जब आप प्रिपरेशन करें तो आप कोशिश करें कि आपके 1600 मीटर 6 मिनट के आसपास कंप्लीट हो जाए। बिकॉज वहां पे जाने के बाद वहां पे ग्राउंड में आपको दौड़ाया जाएगा कि आपको सड़क पे दौड़ाया जाएगा। आपकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है, बिकॉज फरवरी मंथ में आपका एग्जामिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं सर्दी लगने के चांसेस भी कभी कभार कैंडिडेट्स को होते हैं। तो बाकी सारे पैरामीटर के आपके तबियत को हिसाब ख्याल रख के आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए थ्रू वहां जाएंगे, जर्नी करके उस टायर्डनेस को, फटीग को ख्याल में रखते हुए इस बात को याद रखना है आपको कि आपको प्रैक्टिस करनी है 6 मिनट के अंदर, ताकि कुछ अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो तो भी आप 30 सेकंड का मार्जिन, काफी बड़ा मार्जिन है, उसको लेके आप आगे चलेंगे। जो कैंडिडेट रेस को क्वालिफाई कर लेंगे वो नेक्स्ट पीएफटी देंगे, दैट इज 10 पुशअप्स। फिर वो इंसान नेक्स्ट पीएफटी टेस्ट देगा, दैट इज 10 सिटअप्स और फिर 20 स्क्वाट्स। हर लेवल पे आपका एलिमिनेशन होगा। कोई पुशअप्स नहीं कर पा रहा तो वो बाहर, कोई सिटअप्स नहीं कर पा रहा है तो वो बाहर, और कोई स्क्वाट्स नहीं कर पा रहा तो वो बाहर। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए पुशअप्स रिक्वायर्ड नहीं है और रनिंग के टाइम में भी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए थोड़ी ज्यादा होती है। बट स्टिल आई वुड से कि जब भी आप प्रैक्टिस करो, आप हमेशा गिवन टाइम से 30 सेकंड पहले की प्रैक्टिस करके चले, ताकि आप एक सेफ जोन लेके चलें। जब आप मेजर गर्ल्स की क्लासेस में आएंगे तो यहाँ पे जो आपका सुबह और शाम में पीएफटी का असेसमेंट होगा, टेस्ट होगा, प्रैक्टिस होगी, वहां पे भी जो आपके इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो आपको यही सेम एडवाइस देंगे। और डोंट वरी, अगर आप 1 महीने पहले आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा टाइम पहले आ रहे हैं, अपने रिजल्ट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया है तो फिर तैयारी में अभी से आप लग जाए। पिछली बार की अगर हम बात करें, जो सिर्फ
MKCMIB जो बच्चे जो बाहर भी हुए थे वो सिर्फ वही बच्चे बाहर हुए थे जिनका PFT क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि रिजल्ट आने से सिर्फ 10 दिन बाद आपका सेकेंड फेज शुरू हो गया। तो जिन बच्चों ने पहले से तैयारी करी थी, इनका फिजिकल फिटनेस पहले से बेहतर था, वो इंसान आराम से क्वालिफाई कर ले गया। जिस कैंडिडेट के अंदर थोड़ा बहुत भी डाउट था कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, वो इंसान PFT में रह गया। तो PFT कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। रिजल्ट आता है क्या आता है वो बात की बात है, बट दौड़ने से आपको नुकसान कुछ नहीं हो रहा। सो डेफिनेटली अपने PFT को आप स्ट्रॉन्ग रखें, जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग रखें। बिकॉज मैं हो गया, सौरभ सर हो गया, कोई भी टीचर आपको कितनी भी एडवाइस दे दे, दिन भर के आपको मोटिवेशनल वीडियोस दे दे, बट स्टिल दौड़ना आपको पड़ेगा और बिना दौड़े आपका स्टेमिना बिल्डअप नहीं होगा। ये रही बात PFT की। PFT जो क्वालिफाई कर लेगा, दैट इज अ फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा फेज 2 में अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 इज अ बेसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजी का सिंपल सा बेसिक सा टेस्ट है जिसमें आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 45 एंड द टाइम गिवन टू यू विल बी 30 मिनट। आपको 45 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर करने हैं। 45 में से 40 क्वेश्चन आपके होंगे SRT के और 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग के। वन बाय वन बात करते हैं। पहले SRT के बारे में कुछ डिटेल। पहली बात ये कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो बायलिंगुअल रहेगा। बायलिंगुअल रहने का मतलब है कि द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज और साथ ही साथ वो हिंदी लैंग्वेज में भी सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन रहेंगे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में मार्क करें, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी लैंग्वेज के आंसर पे मार्क करें। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पासिंग में या फिर एलिमिनेट होने में। और दूसरी बात, जैसे ऑप्शंस की मैंने बात करी तो ये आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आपको हर क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक OMR शीट मिलेगी जिसको आपको फिल करना होगा। कई बार ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम कई बार ऐसा होता है कि वहां पे इस टेस्ट के दौरान ही आपका बायोमेट्रिक स्कैन कराया जाता है और आपने पुशअप किया है, सिटअप्स किया है, फिजिकल किया है, तो कई बार हाथ में पसीना होने की वजह से या फिर हाथ में धूल होने की वजह से आपका बायोमेट्रिक स्कैन थोड़ा सा डिले भी हो सकता है कि थंब प्रिंट आपका नहीं आ रहा। ओवरऑल जो आप टाइम की प्रैक्टिस करेंगे वो आप 25 मिनट के आसपास करेंगे, क्योंकि जहां पे जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो हम इसी बातों का ख्याल रख के प्रैक्टिस कराते हैं कि जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सेम बेसिस के रहते हैं। आपका दिमाग, आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल पे भी हम सेपरेटली काम करेंगे ताकि आप टाइम से पहले सारे क्वेश्चन कर सको। बहुत ज्यादा बच्चे अडैप्टेबिलिटी टेस्ट में बाहर नहीं होते हैं, तो अगर आपको साइकोलॉजी वर्ड सुन के कोई डर भी लग रहा है तो उस बात को आप दिमाग से निकाल दें। साइकोलॉजी टेस्ट को क्वालिफाई करने के सिंपल से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में एज वेल एज ऑनलाइन आने वाली क्लासेस में। बट एक बात का आपको ख्याल ये रखना है कि सिर्फ वही कैंडिडेट बाहर होता है जो 45 के 45 SRT सॉल्व ना कर पाए। जिस इंसान ने 30 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वो इंसान आराम से क्वालिफाई होगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ऑप्शन यू टिक्ड। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्वालिफाई करना आसान है। अगर हम बात करें 200 बच्चे का रेशियो, रफ रेशियो की बात करें तो अगर 200 बच्चे अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 देते तो सिर्फ 20 से 30 बच्चे ही बाहर होंगे। बाकी 170 से लेकर 180 बच्चे आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर उनका कॉन्सेप्ट, उनकी जो स्किल्स हैं, उनका जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, उनका प्रेशर हैंडलिंग बेहतर है तो। और वो सिर्फ और सिर्फ आएगा आपके मॉक टेस्ट और मॉक प्रैक्टिस से। इसके बाद हम मेजर पार्ट की बात करते हैं जिसको लेकर सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कैंडिडेट्स के अंदर, दैट इज अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 आपके कम्युनिकेशन का और साथ ही साथ आपके पर्सनालिटी का भी टेस्ट है। कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज दो अलग अलग चीजें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन के अंदर आता है। जो बच्चे ट्रेंड नहीं है, जो बच्चों को थोड़ी इंफॉर्मेशन कम होती है, वो अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज को एक कम्युनिकेशन समझ लेते हैं और दिक्कत कर देते हैं और उनके सिलेक्शन में भारी कीमत चुकानी पड़ती है उनको अपने रिजेक्शन से। इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन के 3 मेजर पार्ट होते हैं, उनको 2 मेजॉरिटी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द सेकंड वन इज नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। Verbal part of communication means whatever words that I am speaking right now is the verbal part of my communication. Non-verbal part of communication का मतलब है कि the voice that I use and the body language that I carry is the part of non-verbal communication. और scientific studies के थ्रू ये शो किया गया है और जो हम अपने क्लासेस में प्रॉपरली फोकस भी करते हैं कि वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मैटर्स ओनली 7%, सिर्फ 7% मैटर करता है आपका वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आप क्या बोलते हैं। वाइल 93% मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक का आपके अंदर बहुत बड़ा डर है कि अगर मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी तो ऑफिसर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सिर्फ 7% के ब्रैकेट में आता है। बट आपकी वॉइस,
वॉइस मतलब आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है, रजिस्टर कैसा है, प्रोसिडी कैसी है, टोन कैसा है, पिच कैसी है, एंड वेरियस अदर फैक्टर्स आर देयर, जिसे हम लोग डिटेल में फोकस करेंगे वन ऑन वन, बट उसके लिए आपको मेरे सामने बैठ के बात करना पड़ेगा। और वॉइस क्वालिटी मैटर करती है 38%, और मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बाय बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपके कम्युनिकेशन का 55% मैटर करता है। मतलब कि आप आके बैठे हैं चेयर पे, एसेसर आपको देख रहा है और आपके बॉडी लैंग्वेज सही, उसको 55% एश्योरिटी हो जाएगी कि क्या आपके अंदर एयरमैन बनने की काबिलियत है या नहीं। बॉडी लैंग्वेज के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ प्रॉपर प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि आपकी डेली लाइफ ही ऐसी हो जाए कि आपका बॉडी लैंग्वेज देख के कोई इंसान बिना आपके बताए बोल दे कि हाँ, ये लड़का डिफेंस एस्पिरेंट है और इसका सपना जल्दी साकार होने वाला है। ये रही बात कम्युनिकेशन को लेके। अब बात करते हैं प्रोसीजर को लेके। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर की अगर बात करें तो पहले का पार्ट क्या था और अब क्या होगा, डिफरेंस में बताता हूं। पहले का जो प्रोसीजर था, एक सेमी सर्कल में कैंडिडेट बैठते थे और आपको एक शीट ऑफ पेपर दिया जाता, एक पेपर में कुछ आर्टिकल प्रिंट आता था, उसको आपको दिया जाता था और फिर आपको 10 से 15 लाइन उसमें होते थे। उसको पढ़ने के आपको 5 मिनट मिलते थे। 5 मिनट के समय में आपको उस आर्टिकल को पढ़ना होता था एंड देन उस शीट ऑफ पेपर को वापस ले लेते थे और फिर आपसे एक मिनट का समय आपको दिया जाता था 1 by 1 टू गिव योर नरेशन एज वेल एज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपने खुद के बारे में आपको बताना होता था 30 सेकंड, और 30 सेकंड आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना रहता था करीब करीब। और जैसे ही लास्ट वाले का नरेशन इंट्रोडक्शन खत्म होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया जाता था। ग्रुप डिस्कशन में सभी लोग को डिस्कस करके एक उसी टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिया गया, सेम टॉपिक पर डिस्कशन करके 5 से 10 मिनट तक आपस में अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना होता था। बट अब नए पैटर्न के हिसाब से अब आपको अगेन सेमी सर्कल में बैठाया जाएगा, बट यहाँ पे शीट डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय कोई ऑफिसर आपको उसी कंटेंट को पढ़ के सुनाएगा। उनके पढ़ने की स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, सो डोंट वरी कि आप किसी वर्ड को स्किप करोगे। पढ़ने के साथ ही साथ आपको एक रफ शीट ऑफ पेपर दिया जाएगा, जिसमें आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने होंगे एज लॉन्ग एज द ऑफिसर इज स्पीकिंग। नोट्स बनाने के बाद आपको एक नया शीट ऑफ पेपर दिया जाएगा। उस A4 शीट ऑफ पेपर में आपको उस पूरे कंटेंट को लिखना पड़ेगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। द टाइम गिवन फॉर दैट आर्टिकल राइटिंग इज 10 मिनट। 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा कि जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में समझ है, जो भी आपका नरेशन तब पहले रहता है, उसको आपको लिख के देना है। आफ्टर यू कंप्लीट दैट राइटिंग, उसके बाद फिर आपको वो शीट आपसे वापस ले ली जाएगी, बट रफ शीट आपके पास रहेगी। और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, कुछ सेंटर में आपका इंट्रोडक्शन नरेशन फिर से हुआ था, कुछ सेंटर में आपका इंट्रोडक्शन नरेशन नहीं हुआ था। बट हम मान के चलेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन नरेशन होगा, बिकॉज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतना बेहतर है। फिर आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना है और टॉपिक के बारे में नरेशन करना है। इंट्रोडक्शन का एक सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न लोगों के लिए हिसाब से बदलता है, बट देयर इज अ प्रॉपर पैटर्न जिसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका इंट्रोडक्शन काफी बेहतर होगा और बाकियों से अलग होगा और टाइम के अंदर कंप्लीट भी होगा और आप कॉन्फिडेंट भी साउंड करोगे। और नरेशन में उसी टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है वो आपको बोल के बतानी है अकेले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कारण इसका ये है कि जब आपका PFT हो रहा था तो सभी 100-200 जितने लोग भी आपके साथ है वो एक साथ दौड़े। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के टाइम में सभी ने एक साथ एग्जामिनेशन दिया। नोट राइटिंग के साथ में वही 15 लोग का जो ग्रुप था, उन्होंने साथ में सुना, साथ में लिखा, आर्टिकल भी सबने साथ में लिखा। बट जब आप नरेशन और इंट्रोडक्शन देते हैं तो पूरे बोर्ड में कहीं पे भी कोई भी इंसान बात नहीं कर रहा है, सिर्फ आप बोल रहे हैं और ऑफिसर की नजर सिर्फ और सिर्फ आप पे है। तो नरेशन के टाइम पे पूरे बोर्ड में और किसी पे किसी का अटेंशन नहीं है, सारे ऑफिसर की नजर सिर्फ आप पे है कि आप अकेले कैसे परफॉर्म करते हो। सो जिस कैंडिडेट का नरेशन और इंट्रोडक्शन अच्छा गया है वो अपने सिलेक्शन के चांसेस को ऑलरेडी काफी बढ़ा चुका है। आपका इंट्रोडक्शन नरेशन खत्म होने के बाद फिर आपका अगेन ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें आपको डिस्कस करके उस टॉपिक के बारे में अपनी राय को सबके सामने रखना है। पुराने पैटर्न में जब आप आर्टिकल को पढ़ते थे तो आपके सिर्फ रीडिंग एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी और टीम वर्क का टेस्ट हो रहा था। बट अब नए पैटर्न के हिसाब से आपकी लिसनिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, कोऑपरेशन और बहुत सी चीजों का, प्रेजेंस ऑफ माइंड एज वेल, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, बहुत सी क्वालिटीज का टेस्ट हो रहा है। तो ये नया प्रोसेस बहुत डिटेल्ड है, बट उसी के साथ साथ ये आसान भी है, बिकॉज जिस इंसान ने प्रॉपरली प्रिपरेशन करी है उसके लिए सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे रादर देन कम होने के, बिकॉज यहाँ पे आपको इंडिविजुअल परफॉर्म करने का मौका थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बट शर्त यही है कि जो आपकी तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए। इसको आप काइंड ऑफ मान ले कि थोड़ा सा डिटेल्ड आपका एलिमिनेशन राउंड हो गया कि यहाँ से नॉन सीरियस कैंडिडेट निकलने आसान है। बिकॉज पहले क्या होता था, बच्चे उसी कंटेंट को पढ़ के रट के बोल के पास हो जाते थे, तो उनकी कम्युनिकेशन का टेस्ट नहीं हो पा रहा था। बट अब आपको सुनना है, समझना है, लिखना है, बोलना है और डिस्कस करना है।
सो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी बहुत सी क्वालिटीज साथ में चेक हो रही है और साथ ही साथ रट के पास होना अब पॉसिबल नहीं है। सो वो शॉर्टकट जो था, वो चीट कोड जो था, वो अब अलाउड नहीं है। बट चिंता की बात नहीं है, बिकॉज जो प्रिपरेशन हम लोग साथ में करेंगे उसमें आपकी काबिलियत इतनी बढ़ जाएगी कि आप इससे भी ज्यादा टफ एग्जामिनेशंस को निकाल सको। सो दिस वाज और जितने लोग भी फिर फेज 2 क्वालिफाई करेंगे उनका फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपको या तो ग्रीन कार्ड मिलेगा या फिर आपको आपके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से री मेडिकल के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। री मेडिकल से बचने के लिए पिछली बार काफी बार ये भी हुआ था, मेजर गर्ल्स क्लासेस ऑल्सो हैज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी जहां पे आप जाके अपने प्री मेडिकल करा सकते हैं, ताकि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है जो आप खुद से दूर कर सको तो वहां पे री मेडिकल पाने से बेहतर है कि आप पहले ही उन कमियों को दूर करके जाए। सो दिस विल बी ऑल फॉर द एंटायर प्रोसेस। आई विल आस्क यू ऑल अगेन कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन निकल चुका है, अगर आपके नंबर कट ऑफ से ज्यादा हैं या कट ऑफ के आसपास भी हैं, तो बिना किसी देरी के अपने यूनिफॉर्म को कंफर्म करने के लिए, बेलगाम का टिकट कंफर्म करने के लिए आके जुड़े हमसे, बिकॉज 25 जनवरी से ऑलरेडी आपके क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। विदाउट एनी डिले जॉइन अस, हम और आप मिलकर साथ में काम करेंगे और आपके वर्दी के सपने को पूरा करेंगे। सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।